नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोगों की ये इच्छा होती है या उनका लक्ष्य होता है कि वो कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में पैसा लगाएं और अच्छा खासा पैसा लगाएं जहां कि अच्छे प्राइस एप्रिसिएशन की भी संभावनाएं हो और एक आकर्षक डिविडेंड इनकम की भी संभावनाएं मौजूद हो। तो आइए ऐसे ही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जिन शेयरों के मैं नाम लूंगा वो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के तौर पे उनको लिया जाए और ना ही किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पे। ये विशुद्ध एकेडमिक पर्पस से उन कंपनियों के नाम लिए जाएंगे और उन कंपनियों की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। आपको जो भी निवेश संबंधी फैसला लेना हो, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ करके खुद अपना होमवर्क और रिसर्च वर्क करके और अपने आकलन के आधार पे निवेश संबंधी कोई फैसला ले। तो आइए बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। इस वीडियो के अंदर मैंने जिन चुनिंदा स्टॉक्स को चुना है वो 1000 रुपये से कम के हैं। इनमें बहुत से लगभग 100 से 150 के बीच के हैं, कुछ जो हैं 300 के नीचे के हैं और कुछ जो हैं 500 रुपये से कम के हैं। तो और कुछ जो हैं वो इससे ऊपर के स्टॉक्स हैं, लेकिन हम आज के इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे उन स्टॉक्स पे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर, जिसे संक्षेप में हम IOC भी कहते हैं। ये एक बहुत ही आकर्षक मूल्य पर काम कर रही वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो भारत सरकार के स्वामित्व में है और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के रूप में जानी जाती है। इसका मुख्य काम है क्रूड रिफाइन करना, जहाँ से पेट्रोल, डीजल, ATF इन सब का उत्पादन करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनकी मार्केटिंग करना। दूसरा, जो नेचुरल गैस होती है उस नेचुरल गैस का उत्पादन करना, उनकी बॉटलिंग करना, LPG की बॉटलिंग करना, उनका उत्पादन करना। इसके अलावा और बहुत से डाउन स्ट्रीम जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनका बेस पेट्रोकेमिकल्स है, उन उत्पादों को बनाना। और बड़े पैमाने पे ये कंपनी जो है वो अपना डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन कर रही है, जिसके अंदर जो है कई नए क्षेत्रों में ये प्रवेश कर रही है। खास करके EV चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क को बनाने के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में जो है कुछ प्लांट्स लगाने की ये योजना पे अमल कर रही है। अब इन योजनाओं के अमल में आने के बाद इस कंपनी के टर्नओवर और इसके लाभ में और ज़्यादा इजाफा होने की संभावना है। वैसे भी आपको ये जान के खुशी होगी कि दुनिया की जितनी भी रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन चुनिंदा सबसे बढ़िया रिफाइनिंग मार्जिन्स पे काम करने वाले भारत की रिफाइनिंग कंपनीज हैं। उनमें से एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी है। इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का वर्तमान भाव जो है वो लगभग 137 रुपये से 140 रुपये के बीच है और इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो लगभग 5% से कुछ ज़्यादा है। तो ये एक तरीके से बहुत ही आकर्षक डिविडेंड यील्ड माना जाता है। इसके अलावा इस कंपनी की खूबी ये है कि जितने भी जो भी मैं शेयर्स आपको बताऊंगा उन शेयर्स में PE के लिहाज से इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में ये सबसे सस्ती कंपनी है, क्योंकि इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले
ये बहुत कम पी पे अवेलेबल है। इतना ही नहीं, प्राइस टू बुक इसका 1 से भी कम है और डिविडेंड यील्ड 5% से ज़्यादा है। तो जिस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 रुपए से कम है, बाकी उसके फंडामेंटल, उसका कामकाज, उसके सारे जो बाकी पैरामीटर्स हैं, पिछले 4-5 सालों का जो कामकाज है, वो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत शानदार और एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकता है, जिससे कि रेगुलर कमाई की जा सकती है और आकर्षक कमाई की जा सकती है। अच्छी खासी रकम जो है हर साल इससे प्राप्त की जा सकती है। दूसरी कंपनी जो है, जो मेरे वॉच लिस्ट के अंदर है या रडार पे आप कह लीजिए, वो है आईटीसी। ये आईटीसी कंपनी जो है, इसके अंदर एक सब्सटेंशियल स्टेक जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बैट का है और आईटीसी जो है ये मुख्यतः सबसे ज़्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स इसके अंदर है। और इसका भी कामकाज, पहले ये मुख्यतः सिगरेट बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 2 दशकों के भीतर कंपनी ने भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख करके अपने जो है कारोबार को विस्तार दिया और उसको डाइवर्सिफाई किया। और इस डाइवर्सिफिकेशन के तहत ये पूरी तरीके से एक मजी हुई एफएमसीजी कंपनी के रूप में प्रतिस्थापित हो गई। और इतना ही नहीं, इसका एक आईटी डिवीज़न भी है, इसका एक पेपर डिवीज़न भी है, इसका एक कार्डबोर्ड डिवीज़न भी है। पहले इसके पास होटल्स भी थे जो आईटीसी होटल्स के नाम से जाने जाते थे। डिमर्ज होने के बाद आईटीसी होटल्स एक अलग कंपनी बन गई। इसके अलावा इसके पास एक बहुत ही एफिशिएंट आईटी कंपनी है और इसका एक एग्रो एक्सपोर्ट डिवीज़न है जो दिन दूनी रात चौगुनी गति से जो है वो अपना विस्तार कर रहा है और उसके कामकाज में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। तो वो एक एक्सपोर्ट इनकम जो है वो इसके लिए एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा कंपनी जो है उदार डिविडेंड के लिए भी जानी जाती है और इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 5% के आसपास है और इसका भाव जो है वो लगभग 280 के आसपास है। तो ये जितनी भी मैंने अभी कंपनियां बताई, इंडियन ऑयल इसका अभी हाल तक 150 के ऊपर भाव गया था, 160 तक गया था और अगर सब कुछ ठीक चला, हॉर्मुज़ संकट जो है उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं रहा, तेल की कीमतें अगर बहुत नीचे आ गई तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका भाव और ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना तमाम एनालिस्ट ने दिखाई है। आईटीसी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि अभी जो है, जो सरकार ने इस पे जो है ज़बरदस्त टैक्स की जो है वो चपत लगाई है, तो उसके कारण जो है सिगरेट सेल्स में अचानक जो है वो कारोबार में वृद्धि नहीं हो पाई जो पिछले कई सालों से ये कंपनी करती आ रही थी। इसके अलावा सिगरेट कारोबार में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी जो है ज़बरदस्त दबाव है। तो इसलिए सिगरेट सेगमेंट से जो एक ज़बरदस्त आमदनी और कारोबार होता था वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब देखना ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या होता है, लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि कंपनी अब मात्र सिगरेट के ऊपर अपने धंधे पे आश्रित नहीं है। इसने अपने एफएमसीजी पोर्टफोलियो को इतना ज़्यादा विस्तार दे रखा है, अपने एग्री एक्सपोर्ट्स को इतना ज़्यादा विस्तार दे रखा है, पेपर और कार्डबोर्ड डिवीज़न को इतना ज़्यादा विस्तार दे रखा है कि अब ये एक तरीके से स्वयं को एक देश की सबसे बड़ी यानी हिंदुस्तान लीवर के टक्कर की एफएमसीजी कंपनी बनाना चाहती है।
और इसके लिए इसने ओमनी चैनल और ऑनलाइन का जो है कारोबार भी शुरू किया है, ताकि उसके प्रोडक्ट्स जो है आसानी से ग्राहकों तक पहुंच सके। तो ये तो रही आईटीसी की। आईटीसी भी हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से, दशकों से बहुत आकर्षक निवेश के रूप में जानी जाती रही है। और ये इसकी बैलेंस शीट, इसकी कारोबार, इसका लाभ, ये सब काबिले तारीफ है। और आईटीसी एक ऐसी मजबूत कंपनी है कि माना ये जाता है कि जिस दिन आईटीसी अगर डूब गई तो उस दिन बाकी कॉरपोरेट क्षेत्र जो एफएमसीजी पूरा सेक्टर है वो डूबने की कगार पे पहुंच सकता है। तो यानी कुल मिलाकर के ये इतनी, इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं कि यहाँ पर जो है वो निवेश सुरक्षित माना जाता है। आम एनालिस्ट का, आम जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी की एक मत राय ये है कि ये एक बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और इसका भविष्य जो है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अभी कुछ समय के लिए सिगरेट की वजह से इसके भाव में थोड़ी गिरावट है, अनिश्चितता बरकरार है कि आगे आने वाले समय में सिगरेट कारोबार से होने वाली आय और कारोबार की क्या दशा दिशा होगी, और सिगरेट कारोबार क्या कंपनी धीरे धीरे बेचेगी दूसरी कंपनी को। अब ये सब तमाम तरह की कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के इसके प्राइस में एप्रिसिएशन की भविष्य में संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों कंपनियों के प्राइस एप्रिसिएशन की प्रबल संभावना भी है और आकर्षक डिविडेंड भी है। अब आते हैं हम तीसरी कंपनी पे। तीसरी कंपनी पब्लिक सेक्टर की है जिसका नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 6% है, और इसका भी जो इंडस्ट्री पीई है उसके मुकाबले कोल इंडिया का जो पीई है वो लगभग बराबर है, थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। और पीवी भी जो है 2 से थोड़ा ऊपर है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। और डिविडेंड यील्ड 6%, जैसा मैंने आपको बताया लगभग 6% है। ये थोड़ा कम अधिक आप मान के चल सकते हैं। अब इस कंपनी, ये देश की एकमात्र सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है, और इसके अलावा इस कंपनी की जो भावी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उससे इसके कारोबार को बढ़ाने में और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में, मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में खासी मदद मिलने की संभावना है। तो एक तो मोनोपोली हो गई इसकी, ये देश की सबसे बड़ी मोनोपोलिस्टिक कोयला उत्पादक कंपनी है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसी का है। अब जैसे कुछ इसकी विस्तार योजनाएं हैं या डाइवर्सिफिकेशन योजनाएं कह लीजिए, जैसे कोल गैसिफिकेशन। इसके अलावा कोयले से तैयार होने वाले कई अन्य उत्पाद हैं, केमिकल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाने की योजना बना रही है। तो इस किस्म की कंपनी जिसके पास इतने ज़्यादा प्लान्स हों, इतने ज़्यादा विस्तार और डाइवर्सिफिकेशन की योजनाएं हों, तो ऐसी कंपनियों पे दांव लगाना कोई बुराई नहीं हो सकता। और एनालिस्ट का और तमाम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोल इंडिया के परफॉर्मेंस में पहले की तुलना में बहुत सुधार आया है, और अब धीरे धीरे जब कोल एक्सचेंज तैयार हो जाएगा तो कोल गैसिफिकेशन के बाद उस गैस के लिए एक्सचेंज तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद इस कंपनी के लिए जो है वो कारोबार और स्मूथ ढंग से बढ़ाना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीसरी कंपनी हुई। और चौथी कंपनी जो मुझे पसंद है वो कंपनी है विप्रो। अब आप कहेंगे कि किस कंपनी की बात कर रहे हैं? आईटी सेक्टर तो वैसे ही जो है वो गूते लगा रहा है। पिछले 4-5 सालों से जो है इसका प्रदर्शन जो है वो बिल्कुल निराशाजनक रहा है, और ये डूबते नैया में जो है सवार कौन होना चाहेगा। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, या बहुत से ऐसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अनुभवी इन्वेस्टर्स हैं, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये आईटी कंपनियों का युग समाप्त हो गया, क्योंकि आज भी जो ये सर्विसेज
दुनिया भर के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, देश के कई ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो मुहैया कराती है, वो उसका बाजार कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसके अलावा बहुत सी जो टॉप 5 आईटी कंपनीज हैं, जिनमें एक विप्रो भी है, तो वो धीरे धीरे दुनिया की जो बड़ी बड़ी एआई या चिप मेकर कंपनीज हैं, वो एआई इंटीग्रेशन की दिशा में कार्यरत हैं। उनके साथ इन कंपनियों ने, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग इंटरनेशनल मतलब इंटेंटिटीज़ के साथ जो है वो करार किए हैं। ये करार कई तरीके के होते हैं। कुछ जो है वो बिज़नेस में भागीदार होने के हैं, कुछ जो है वो नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए हैं। तो ये तमाम इस किस्म के करार हैं, और विप्रो भी जो है इस दिशा में बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2 सालों के भीतर विप्रो ने एक अभियान सा छेड़ दिया है कि एआई से जुड़ी हुई, और एआई जिन जिन जगह इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, मैक्सिमम इस्तेमाल हो सकता है, उन स्टार्टअप वेंचर्स को और उन छोटी कंपनियों को एक्वायर करने का विप्रो में एक तरीके से अभियान छिड़ा हुआ है, और वो कंपनियां लगातार खरीदते जा रहे हैं। इसके अलावा विप्रो जो है भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए क्लाउड सेगमेंट और दूसरे जो एडवांस कंप्यूटिंग सेगमेंट है, वहाँ पर भी जो है अपना जो है वो हाथ आजमाना चाहता है, और इस दिशा में बड़े पैमाने पे विप्रो खर्चा कर रही है और नई नई कंपनियों की तलाश में जुटी हुई है। तो इस तरीके से इसका फोकस जो है, अब दुनिया की जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, या जो चिप बनाने वाली कंपनियां हैं, या जो एआई के क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो उनकी तरह ही ये भी स्वयं को जो आईटी का नया जमाने का जो एक यूएसपी है, उसको अख्तियार करने की दिशा में प्रयासरत है। थोड़ा समय तो लगेगा, और अजीम प्रेम जी, इनका जो एबल गाइडेंस है, ये बहुत कुछ ये इस कार्य में मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि विप्रो एक छोटी मोटी, पहले एक तेल मिल हुआ करती थी, उसके बाद कंज्यूमर कुछ जो प्रोडक्ट्स थी वो बनाती थी, उसके बाद फिर कंप्यूटर्स बनाती थी और हार्डवेयर से जुड़ी हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे ये सॉफ्टवेयर में आई। तो ये सब योजनाओं के जनक, और इन सब योजनाओं को जो है इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का काम अजीम प्रेम जी ने ही किया था। तो और दूसरी इस कंपनी की विशेषता ये है कि ये कंपनी जो है स्टडी कंपाउंडर के रूप में जानी जाती है। स्टडी कंपाउंडर का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क, बहुत ज़्यादा जो है वो लाइमलाइट में नहीं रहती है, अपना काम धीरे 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 अपनी मंजिल तक जो है मस्त गति से झूमते झामते चलती रहती है। और इस कंपनी के साथ एक और पॉजिटिव चीज़ जुड़ी हुई है, जो उन निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक विषय हो सकता है। ये कंपनी डिविडेंड देने में, बोनस देने में बहुत उदार रही है। शेयर होल्डर्स को जो सबसे ज़्यादा रिवार्ड करने वाली चुनिंदा कंपनी है अब तक भारत में, उनमें शायद विप्रो नंबर 1 पर होगी। तो डिविडेंड भी, इसका डिविडेंड यील्ड जो है आज के भाव में, यानी जो लगभग 271 रुपए के आसपास है, तो इस भाव पर इसका डिविडेंड यील्ड 6% से ऊपर है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि अभी तक मैंने जितने भी शेयर स्टॉक्स आपको बताए हैं, वो सारे स्टॉक्स में जो है, जो टॉप डिविडेंड यील्ड वाली स्टॉक्स हैं, उनमें एक कोल इंडिया और एक ये विप्रो है। और अगर भाव और नीचे आया तो फिर ये डिविडेंड यील्ड और बढ़ सकती है। और भविष्य में जो कुछ विप्रो योजनाएं जिन पे वो काम कर रहा है, जिनको वो अमल में ला रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, दुनिया के हालात ठीक रहे,
अगर जो विप्रो से संबंधित कारोबार से जो मूल कारोबार है उससे जुड़ी स्पेंडिंग इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जहां ये सेवाएं देती है, अगर उनके बजट में जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे विप्रो का कारोबार एक बार फिर चमक सकता है। तो ये कंपनियां हैं। और पांचवी कंपनी जो है मैं देना चाहता था पीएफसी या आरईसी, लेकिन मैं उन दोनों कंपनियों को यहाँ पे शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों कंपनियों का, ये दोनों पीएसयू हैं, आरईसी और पीएफसी। तो मैं इन कंपनियों को इसलिए नहीं शामिल कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों कंपनियों के मर्जर की बात चल रही है। तो इसलिए मर्जर के बाद क्या रूपरेखा होगी, क्या इनकी वित्तीय स्थिति होगी, क्या इनका डिविडेंड यील्ड हो सकता है, तो वो अभी इस वीडियो में चर्चा करना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो आज ये चुनिंदा कुछ कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये उन निवेशकों के लिए खास करके लाभप्रद साबित हो सकती है जो प्राइस एप्रिसिएशन की भी संभावनाएं रखती है और साथ में आकर्षक डिविडेंड यील्ड भी देती है। तो ये कंपनियां अगर पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके अगर निवेशक कोई बढ़ाना चाहे तो उसे मैं समझता हूँ कि वो एक आकर्षक निवेश उसके लिए साबित हो सकता है। अब वो पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा कोई निवेशक, अब ये तो निवेशक के ऊपर है, पैसा उसका है, वो पैसे का मालिक है। तो मैंने जो है वो एक कंपनी का जिक्र किया, कंपनी की क्या स्थिति है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या है और प्राइस एप्रिसिएशन की क्या संभावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस किस्म का भी पोर्टफोलियो बनाने वाले बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो प्राइस एप्रिसिएशन की संभावनाओं के साथ साथ आकर्षक डिविडेंड यील्ड भी खोजते हैं। उनके लिए जो है ऐसी कंपनियां अगर वो इनका पोर्टफोलियो में समावेश करें तो ये एक सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। मैं फिर वीडियो के अंत में एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया है, जिन कंपनियों का जिक्र किया है, वो ना तो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट एडवाइस है उनके बारे में। विशुद्ध ये एकेडमिक पर्पस से मैंने ये वीडियो बनाया है कि इन कंपनियों से जुड़ी संभावनाओं के बारे में, इन कंपनियों की विशेषताओं के बारे में। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या लेना है, क्या खरीदना है, क्या निवेश करना है, ये फैसला निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से अपने होमवर्क और रिसर्च वर्क के आधार पर अपना खुद का आकलन करके कोई फैसला ले और उसके नफ़ा नुकसान के लिए स्वयं तैयार रहे। मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं होगा। मेरा योगदान केवल इतना है कि मैंने इन कंपनियों के जो कुछ मुझे प्लस पॉइंट्स दिखाई दिए वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीजिए इंतज़ार। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखने के बावजूद भी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत कंजूसी बरतने लगते हैं और लाइक भी देने में थोड़ी कंजूसी बरतते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। और अगर वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।